हेलो फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि आज हम लोग अपनी इंडियन पॉलिटी मतलब कि भारतीय राज्य व्यवस्था का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 कर रहे हैं। और दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग टॉप 50 महत्वपूर्ण पूछे गए प्रीवियस ईयर प्रश्न को डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास ये होती है। तो दोस्तों, यह क्लास आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही उपयोगी क्लास है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पीडीएफ फाइल के लिंक में क्लिक करके पीडीएफ फाइल को भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 8 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं, जो कि आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके पॉलिटी सेक्शन में आप क्लिक करिएगा तो 8 के 8 प्रैक्टिस सेट आपको ही मिल जाएंगे। अगर आपने प्रैक्टिस सेट नहीं किए हैं पिछले, तो उनको ज़रूर करिए, क्योंकि वह सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो कि आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, चलिए हम लोग आज अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है अब हमारा, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में कोई भी विवाद प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए, देश की किसी भी अदालत में। ऑप्शन नंबर बी, सुप्रीम कोर्ट में। ऑप्शन नंबर सी, उच्च न्यायालय में। या फिर ऑप्शन नंबर डी, उच्च न्यायालय में या फिर सुप्रीम कोर्ट में। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह है उच्च न्यायालय में या फिर सुप्रीम कोर्ट में। मतलब जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है यह एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं अपने। प्रश्न नंबर हमारा यह दूसरा है। इसमें हमारा यह पूछा गया है कि यदि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वे अपना त्यागपत्र किन्हें देंगे। ऑप्शन नंबर ए है प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी, स्पीकर। ऑप्शन नंबर सी है उपराष्ट्रपति। या फिर ऑप्शन नंबर डी है भारत के प्रमुख न्यायमूर्ति। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह है हमारा उपराष्ट्रपति। मतलब कि ऑप्शन नंबर सी है यह सही हो जाएगा। लेकिन जो ये उपराष्ट्रपति है, यह राष्ट्रपति के जो उनका इस्तीफ़ा होगा वह लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देके उसको सूचित करते हैं कि राष्ट्रपति जी ने अपना त्यागपत्र दे दिया है। तो दोस्तों, जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वह उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। अगले प्रश्न में अब चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा तीसरा है, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए, सांची के स्तूप से। ऑप्शन नंबर बी, सिंधु घाटी में मिले अवशेषों से। ऑप्शन नंबर सी है सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से। या फिर ऑप्शन नंबर डी, गया स्थित बौद्ध विहार से। तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से। मतलब जो हमारा नंबर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यह एकदम सही हो जाएगा। अगले नंबर पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर पे। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, राष्ट्र ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। ऑप्शन नंबर ए, 2:1। अगले ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी है 3:2। ऑप्शन नंबर सी 4:3। या फिर ऑप्शन नंबर डी 5:4। तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 3:2। मतलब कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। जो हमारे नेशनल फ्लैग है, मतलब राष्ट्रीय झंडे की लंबाई है वह 3 मीटर है, और साथ ही साथ में जो उसकी ब्रेथ है मतलब कि चौड़ाई है वह 2 मीटर है। तो दोस्तों, इस प्रकार जो हमारे राष्ट्रीय झंडे का अनुपात है वह 3:2 है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। अगले प्रश्न में हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, इनमें से कौन सा सुमेल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, दत्त समिति अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी, खुसरो समिति कृषि शाख। ऑप्शन नंबर सी, चंद्रशेखर समिति शेयर स्थानांतरण के लिए। या फिर ऑप्शन नंबर डी, अबीद हुसैन समिति लघु उद्योग। तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दत्त समिति अप्रत्यक्ष कर। मतलब कि ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 6 है, भारत की संसद को प्रभुत्व संपन्न नहीं माना जा सकता है क्योंकि। ऑप्शन नंबर ए, इसके अधिकार क्षेत्र को संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकार सीमित करते हैं। अगला है हमारा ऑप्शन नंबर बी है, इसके द्वारा पारित कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय असंवैधानिक घोषित कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी, इसकी सत्ता केवल संविधान द्वारा निर्धारित सीमा क्षेत्र तक सीमित है। या फिर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कारणों की वजह से। दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी कारणों के वजह से। मतलब कि जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है यह एकदम सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम चलते हैं अपने। प्रश्न नंबर हमारा 7 है, यह निर्णय कौन करता है कि क्या कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं। ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। या फिर ऑप्शन नंबर डी, संसद की विशिष्ट समिति। दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। मतलब कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, पहली बात जो हमारा वित्त विधेयक है वह अनुच्छेद
110 में बताया गया है। और दोस्तों जो हमारा वित्त विधेयक होता है यह सर्वप्रथम लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, और जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं यही निर्णय करते हैं कि कोई विधेयक हमारा वित्त विधेयक है या नहीं। अगले प्रश्न में हम चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 8वां है। इसमें पूछा गया है कि यदि लोकसभा द्वारा पारित वित्त विधेयक में राज्यसभा आंशिक संशोधन करती है तो इसका क्या परिणाम होता है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा, संसद के दोनों सदनों के मतभेद को दूर करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। अगले ऑप्शन से हमारे ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा में राज्यसभा द्वारा की गई संशोधन की अवहेलना कर आगे की कार्रवाई कर सकती है। ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा को विधेयक राज्यसभा को पुनः विचार हेतु भेजना पड़ता है। या फिर ऑप्शन नंबर डी, विधेयक समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा में राज्यसभा की गए संशोधन की अवहेलना कर आगे कार्रवाई की जा सकती है, मतलब कि ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 9 है। संविधान का निर्माण कार्य कब संपन्न हुआ। ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर बी 11 नवंबर 1949। अगला है हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा 15 अगस्त 1947। या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, मतलब जो हमारा ये ऑप्शन नंबर डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा इसमें 10 है। यह पूछा गया है कि संविधान में कुल कितने अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर ए है 20। ऑप्शन नंबर बी है हमारा 15। ऑप्शन नंबर सी है 23। या फिर ऑप्शन नंबर डी 25। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा 23, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं हमारे जो मौलिक अधिकार मतलब कि फंडामेंटल राइट, यह हमारा भाग 3 में इसको बताया गया है, और इसी को संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। तो दोस्तों जो हमारे ये मौलिक अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया है, इसका वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है, और ये अनुच्छेद 12 से 35 तक ये कुल मिला के 23 अनुच्छेद हो जाते हैं। तो इस वजह से जो मौलिक अधिकारों की कुल वर्णन की संख्या 23 अनुच्छेदों में की गई है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम चलते हैं। अब प्रश्न नंबर हमारा 11 है। मंत्रिपरिषद के समूह उत्तरदायित्व से आशय है। ऑप्शन नंबर ए, एक मंत्री के इस्तीफा देने पर सभी को इस्तीफा देना पड़ता है। अगला ऑप्शन से हमारे ऑप्शन नंबर बी है, एक मंत्री को पद से हटाने पर सभी अपने पद से मुक्त हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, एक मंत्री के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास मत पारित हो जाने पर संपूर्ण मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह है कि एक मंत्री के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास मत पारित हो जाने पर संपूर्ण मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, मतलब कि ऑप्शन नंबर हमारा सी इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अब क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है। किस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई है। ऑप्शन नंबर ए, चार्टर एक्ट 1833। ऑप्शन नंबर बी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ऑप्शन नंबर सी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। या फिर ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1858। दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह है हमारा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के माध्यम से बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर स्थापित किए गए थे, मतलब दो बोर्ड को स्थापित किया गया था हमारा 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से। अगले प्रश्न पर अब चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 13 है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए, एकत्रित मत पद्धति। ऑप्शन नंबर बी, एकल संक्रमणी मत पद्धति। ऑप्शन नंबर सी, सीमित मत पद्धति। या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, मतलब कि हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है यह एकदम सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 14 है। इसमें भारतीय संविधान के विकास की प्रक्रिया का प्रारंभ चरण है। ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ऑप्शन नंबर बी, चार्टर एक्ट 1813। ऑप्शन नंबर सी, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। ऑप्शन नंबर डी है भारत सरकार अधिनियम 1818 तो 1858। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, मतलब कि जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है यह सही हो जाएगा। इसी एक्ट के माध्यम से एक सुप्रीम कोर्ट की गठन किया गया था सन 1774 में कलकत्ता में, जिसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। हमारे हेड
के लिमिस्टर, और हमारे तीनों के नाम थे चैम्बर, एक का नाम था, दूसरे का नाम था लिमिस्टर और तीसरे का नाम था हाइड। ये 3 अन्य मुख्य न्यायाधीश थे, मतलब कि प्रमुख न्यायाधीशों में से एक थे। हमारे क्वेश्चन नंबर 15 है, सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में भूमि अधिग्रहण के मामले में निम्न में से क्या व्यवस्था दी है? ऑप्शन नंबर ए, राज्य सरकार की भूमि अधिग्रहण नीति को अवैध घोषित किया गया। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी है, सरकार पर भवन निर्माताओं को लाभ पहुंचाने का आरोप है। ऑप्शन नंबर सी, किसानों को उनकी भूमि वापस करने का आदेश, या फिर ऑप्शन नंबर डी, समस्त वर्णित कथन। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा समस्त वर्णित कथन, मतलब कि जो हमारा ये ऑप्शन नंबर डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 है, भारतीय संसद के उच्च सदन को कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा, ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा, ऑप्शन नंबर सी, विधान परिषद, या फिर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का भी जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह हमारा राज्यसभा कहते हैं। और जो राज्यसभा है इसका वर्णन अनुच्छेद 80 में किया गया है, और जो लोकसभा है इसका वर्णन अनुच्छेद 81 में किया गया है, और संसद का वर्णन हमारा अनुच्छेद 79 में किया गया है। जो हमारी संसद होती है वह हमारी राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, और राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में दिया गया है। तो दोस्तों 80 में राज्यसभा बताया गया है, 52 में राष्ट्रपति को और 81 में लोकसभा को, और हमारी जो समस्त संसद है उसको अनुच्छेद 79 में बताया गया है। और जो इसका संसद का उच्च सदन होता है वह राज्यसभा, और निम्न सदन हमारा लोकसभा होता है। इस बात को जरूर ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 है, संसद के संयुक्त अधिवेशन को आहूत करता है? ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति, या फिर ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह है राष्ट्रपति, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैसे कि संयुक्त अधिवेशन जो होते हैं वह ज़्यादातर साधारण विधेयक के मामले में ही होते हैं, और जो संयुक्त बैठक का प्रावधान है यह अनुच्छेद 108 से लिया गया है। और दोस्तों संयुक्त बैठक का प्रावधान हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। तो दोस्तों ये जो संयुक्त बैठक है इसको राष्ट्रपति को बुलाते हैं, और जो इनकी अध्यक्षता हमारे लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर राष्ट्रपति हो जाएगा। संयुक्त अधिवेशन के जो बुलाया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 है, भारत सरकार अधिनियम 1919 की विशेषता थी? ऑप्शन नंबर ए, प्रांतीय द्वैत शासन, ऑप्शन नंबर बी, प्रांतीय स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर सी, पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन, या फिर ऑप्शन नंबर बी, महिला मताधिकार। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्रांतीय द्वैत शासन, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मतलब प्रांतों में द्वैत शासन लागू था। हमारे जो भारत सरकार अधिनियम 1919 उसको हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। अगला प्रश्न है अब क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, लोकपाल विधेयक पर केंद्र सरकार एवं अन्ना हजारे के निम्न में से किस बिंदु पर मतभेद है? ऑप्शन नंबर ए, सरकारी कर्मचारियों को उसके दायरे में लाने पर, ऑप्शन नंबर बी, विधायकों को उनके दायरे में लाने पर, ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री एवं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उनके दायरे में लाने का, या फिर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री एवं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उनके दायरे में लाने का, मतलब जो ऑप्शन नंबर हमारा सी है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अब प्रश्न नंबर हमारा इसमें 20 है। इसमें यह पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 20 है, अब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है? ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर डी, मंत्रिमंडल द्वारा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह है राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, और साथ ही साथ में जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति भी की जाती है। और लेकिन जो हमारे सेशन कोर्ट, मतलब कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, जिला न्यायालय होते हैं, उनके जजों की जो नियुक्ति होती है वह हमारे जो राज्यपाल होते हैं उनके द्वारा की जाती है। तो दोस्तों यह फैक्ट आपको याद रखना है। अगले प्रश्न में आप चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 21 है, संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा के प्रति, ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा के प्रति, ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा एवं लोकसभा दोनों के प्रति, या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा
इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा ये सही हो जाएगा कि जो मंत्रिपरिषद होती है वह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है, लोकसभा का प्रमुख पीठासीन अधिकारी होता है। ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी नेता प्रतिपक्ष, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा अध्यक्ष या फिर ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो लोकसभा में पीठासीन अधिकारी होते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष ही होते हैं। और दोस्तों जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं इनका जो पद बताया गया है वह अनुच्छेद 93 में बताया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 23 है, संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख कुल कितने अनुच्छेदों में है। ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 5 या फिर ऑप्शन नंबर डी है 2। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा 4, मतलब कि जो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो हमारा ऑप्शन नंबर ये सी है बी है, ये एकदम सही हो जाएगा, 4 अनुच्छेदों में किया गया है। अगला प्रश्न है अब प्रश्न नंबर 24 है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित अर्हताओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन नंबर ए वह भारत का नागरिक हो, ऑप्शन नंबर बी भारतीय राज्य क्षेत्र में कम से कम 15 वर्षों तक कोई न्यायिक पद धारण किया हो, ऑप्शन नंबर हमारा सी है कम से कम 10 वर्षों तक एक या एक से अधिक न्यायालयों में निरंतर वकालत की हो, मतलब वकील हो, या फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा भारतीय राज्य क्षेत्र में कम से कम 15 वर्षों तक कोई न्यायिक पद धारण किया हो, यह अर्हता बिल्कुल नहीं चाहिए। तो दोस्तों हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है यह सही हो जाएगा, मतलब कि यह जो अर्हता है मतलब कि हमारी जो क्वालिटी जो होनी चाहिए उनमें से नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25 है, भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर सी हमारा डॉक्टर एस राधाकृष्णन या फिर ऑप्शन नंबर डी नीलम संजीव रेड्डी। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन, मतलब जो हमारा ऑप्शन नंबर ये सी है एकदम सही हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी तो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और जिनका कार्यकाल वर्ष 1950 से 1962 तक था दोस्तों। और 1962 में ही मतलब कि जब ये पद पे अपने नहीं रहते उसके बाद ही इनको भारत रत्न मिला था। और डॉक्टर जाकिर हुसैन ये भारत के प्रथम मतलब मुस्लिम राष्ट्रपति थे। और हमारे डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और साथ ही साथ में राज्यसभा के सभापति भी थे। और जो ऑप्शन नंबर हमारा डी है नीलम संजय रेड्डी ये निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, जो कि एकमात्र भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। प्रश्न नंबर 26 है, राजनीति समता का अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर ए हर न्यायिक राजनीति शिक्षा दी जानी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी प्रत्येक नागरिक को बारी बारी से सरकार बारी में काम करने का मौका दिया जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी है हर न्यायिक चुनाव मतदान और चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाना चाहिए, या फिर हमारा ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा कि हर न्यायिक को किसी भी राजनीतिक पार्टी का सदस्य होना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा हर न्यायिक चुनाव मतदान लड़ने का अधिकार दिया जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 27 है हमारा, एक राजनीतिक पार्टी का परम उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए चुनाव लड़ने के लिए, ऑप्शन नंबर बी प्रतिद्वंदी राजनीतिक दलों की कमजोरी का पर्दाफाश करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी अपनी नीतियों के अनुसार अपने खुद सरकार बनाने और चलाने के लिए, फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा अपने ताकत या सहायता या सदस्यता बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह है अपनी नीतियों के अनुसार खुद सरकार बनाने के लिए, मतलब जो हमारा ऑप्शन नंबर ये सी है ये एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अब हमारा प्रश्न नंबर 28 है। इसमें पूछा गया है कि इन स्थितियों में से कौन सी पार्टी प्रणाली सफल बनाने के लिए आवश्यक है। इसके हम ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर हमारे कुछ इस प्रकार हैं कि ऑप्शन नंबर ए राजनीतिक दलों को जाति के आधार पर आयोजित किया जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी है राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय मुद्दों से स्थानीय समस्याओं को अधिक महत्व देना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी राजनीतिक दलों के आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं को हल करने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर ऑप्शन नंबर हमारा डी है राजनीतिक दलों के लोग राजनीति में सक्रिय रुचि लेने के लिए अनुमति नहीं करना चाहिए। दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा
राजनीतिक दलों के लिए आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं को हल करने की कोशिश करनी चाहिए, मतलब कि ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अब क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है, एक लोकतांत्रिक देश में विपक्षी पार्टी का असली काम क्या है? ऑप्शन नंबर ए कानून में देरी करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी प्रतिद्वंदी दलों के सरकार के रास्ते में बाधाएं डालने के लिए, ऑप्शन नंबर हमारा सी है प्रतिद्वंदी दलों की सरकार को गिराने के लिए, या फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी है प्रतिद्वंदी दलों की सरकार के साथ आलोचना करना। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही हो जाएगा वह है प्रतिद्वंदी दलों की सरकार के साथ आलोचना करना, मतलब कि ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अब प्रश्न नंबर हमारा 30 है, जहां एक देश में एक गठबंधन सरकार आमतौर पर बनाई है वहां है ऑप्शन नंबर ए दो पार्टी प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी एक पार्टी प्रणाली, ऑप्शन नंबर सी मल्टी पार्टी सिस्टम लेकिन एक पार्टी का वर्चस्व, या फिर ऑप्शन नंबर डी नहीं पार्टी प्रणाली। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह है मल्टी पार्टी सिस्टम लेकिन एक पार्टी का वर्चस्व, मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 है, इनमें से कौन सी पार्टी प्रणाली का दोष है? ऑप्शन नंबर ए ये अपनी मांगों के लिए संघर्ष शुरू होता है तो जनता के बीच जागृति पैदा करते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर हमारा बी है यह जनता की राय के अनुसार काम करने के लिए सरकार को मजबूर, ऑप्शन नंबर सी यह सुधार को लागू करने के लिए सरकार की ओर जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी यह कई समूहों को राष्ट्र बिताते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा डी, यह कई समूहों में राष्ट्र बिताते, मतलब कि ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर हमारा 32 है, निम्न में से किसको भारतीय संविधान के जनक के रूप में स्वीकार किया गया है? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, या फिर ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कहा गया है, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और दोस्तों महात्मा गांधी हमारे भारत के राष्ट्रपिता हम इनको कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इनको भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारतीय संविधान के जनक हम इनको कहते हैं, और साथ ही साथ में भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न में अब हम चलते हैं, प्रश्न नंबर हमारा इसमें 33 है, एक विषय के लिए एक कानून पर उस पर पारित किया जा सकता है जब समवर्ती सूची में होने के लिए कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय सरकार, ऑप्शन नंबर बी केंद्र और राज्य सरकार दोनों, ऑप्शन नंबर सी राज्य सरकार, या फिर ऑप्शन नंबर डी अध्यक्ष और एक साथ प्रधानमंत्री। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा केंद्रीय सरकार, मतलब कि ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अब क्वेश्चन नंबर हमारा 34 है, गुट निरपेक्षता की भारतीय विदेश नीति के लिए खड़ा है। ऑप्शन नंबर ए देश के बीच एक मध्यस्थ के रूप में कार्य, ऑप्शन नंबर बी शक्ति ब्लॉक राजनीति में गैर भागीदारी, ऑप्शन नंबर सी है पड़ोसी देशों के साथ सह ऑपरेटिंग, या फिर ऑप्शन नंबर डी सभी देशों की ओर ले रहा है। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा शक्ति ब्लॉक राजनीति की गैर भागीदारी, मतलब कि ऑप्शन नंबर हमारा जो ये बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में अब चलते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर हमारा 35 है, पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति पर गठित है। ऑप्शन नंबर ए ग्राम स्तर पर, ऑप्शन नंबर बी ब्लॉक स्तर पर, ऑप्शन नंबर सी शहर स्तर पर, या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा जिला स्तर पर। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ब्लॉक स्तर पर, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और दोस्तों यह जो पंचायती राज व्यवस्था है इसको 73वें संविधान संशोधन, हम लोग जब 73वां संविधान संशोधन वर्ष 1993 हुआ था उसके माध्यम से लागू किया गया था, और हमारा जो ग्राम 3 स्तर पर इसको किया गया है, ग्राम स्तर पर है हमारा, और ब्लॉक स्तर पर है, और एक हमारा जिला स्तर पर, 3 स्तर पर यह प्रणाली है जो कि बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा कहा गया था, और वर्ष 1957 में हमारी बलवंत राय मेहता समिति गठित की गई थी। अगला प्रश्न है अब प्रश्न नंबर हमारा इसमें 36 है, कौन एक उच्च न्यायालय के तदर्थ मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं? ऑप्शन नंबर ए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर बी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी राज्य के राज्यपाल, ऑप्शन नंबर डी
केंद्र में मंत्रिमंडल, तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, और जो ये तदर्थ न्यायाधीश है केवल सुप्रीम कोर्ट में ही इनकी नियुक्ति की जाती है। और जो ये तदर्थ न्यायाधीश है इनका पद हमने फ्रांस से लिया है। ये तब की जाती है जब हमारे जो पीठासीन अधिकारी मतलब कि न्यायाधीश होते हैं उनकी संख्या कम होती है, तब हम लोग तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, जो कि भारत का हमारा राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, अब प्रश्न नंबर 37 है, संसद से हमारा मतलब है। इसके ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए लोकसभा, ऑप्शन नंबर बी लोकसभा और राज्यसभा, ऑप्शन नंबर सी राज्यसभा, या फिर ऑप्शन नंबर डी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हमारा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और लोकसभा का पद हमारा अनुच्छेद 80 में बताया गया, लोकसभा का पद 81 में, राज्यसभा का 80 में, और राष्ट्रपति का पद हमारा अनुच्छेद 52 में बताया गया है। यह आपको ऊपर के क्वेश्चन में बताया जा चुका है। अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों का जो एक भारत के नागरिकों के लिए निश्चित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए शिक्षा प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी रोजगार प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी संपत्ति खरीद या बिक्री के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा संघ या यूनियन बनाने के लिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा संघ या यूनियन बनाने के लिए, मतलब कि ऑप्शन नंबर हमारा डी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अब प्रश्न नंबर हमारा 39 है, भारत में राज्यों को अपनी शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ए लोग, ऑप्शन नंबर बी संविधान, ऑप्शन नंबर सी राज्यसभा, या फिर ऑप्शन नंबर डी संसद। तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा वह हमारा संविधान को, भारत के राज्यों को जो अपनी शक्ति प्राप्त है वह संविधान के द्वारा ही प्राप्त है, मतलब कि जो हमारा ऑप्शन नंबर एक बी हो जाएगा वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अब प्रश्न नंबर हमारा जो 40 है, इसमें पूछा गया है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार बनाता है एक सरकार को। ऑप्शन नंबर ए अधिकार अधिक उत्तरदायी, ऑप्शन नंबर बी अधिक कुशल, ऑप्शन नंबर सी अल्पसंख्यकों के बीच अधिक लोकप्रिय, या फिर ऑप्शन नंबर डी अधिक स्थिर। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन वह अधिक उत्तरदायी, मतलब जो हमारा ऑप्शन नंबर ये ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अब प्रश्न नंबर हमारा 41 है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता सर्वश्रेष्ठ रूप में परिलक्षित होता है। ऑप्शन नंबर ए समाजवादी राज्य, ऑप्शन नंबर बी कम्युनिस्ट राज्य, ऑप्शन नंबर सी लोक कल्याण राज्य, या फिर हमारा अगला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी फॉसिस्ट राज्य। दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन मतलब कि आंसर लोक कल्याण राज्य, जिसको हम डीपीएसपी में अपने देखते हैं, मतलब कि भारत के नीति निर्देशक तत्व में भी देखा जाता है। लोक कल्याण राज्य को अनुच्छेद 39 में बताया गया है, जो कि डीपीएसपी में से एक है, जो कि डीपीएसपी का वर्णन अनुच्छेद 36 से 51 तक है। तो दोस्तों जो अनुच्छेद हमारा 39 है यह भी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से एक ही है। अगला प्रश्न है, अब प्रश्न नंबर 42 है, मानव अधिकार दिवस हर साल पूरी दुनिया में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 24 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर सी बी है 7 नवंबर, ऑप्शन नंबर सी 10 दिसंबर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है हमारा 25 दिसंबर। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा 10 दिसंबर, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। और मानव अधिकार आयोग का गठन वर्ष 1993 में किया गया था, यह भी फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 43 है, निम्न में से कौन सा एक भारत में सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना की दिशा में सबसे प्रभावी प्रावधान हो गया है। ऑप्शन नंबर ए है मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन नंबर सी राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत, या फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी है संविधान प्रस्तावना। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, अब हमारा प्रश्न नंबर 44 है। इसमें यह पूछा गया है कि किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र के टूटने घटना में जिसके तहत निम्न में से राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए 352, ऑप्शन नंबर बी 256, ऑप्शन नंबर सी 360, या फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी 370। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ये दोस्तों इसमें आप लोग अनुच्छेद 356 कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 356, मतलब कि 356 में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात का वर्णन है,
अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात का वर्णन है, और अनुच्छेद 370 में जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान किया गया था उसका वर्णन है। तो दोस्तों अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का वर्णन किया गया है। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 45 है। इसमें यह पूछा गया कि भारतीय संसद का समावेश है। ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा और लोकसभा, ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी राज्यसभा, लोकसभा और मंत्रियों की परिषद, ऑप्शन नंबर डी लोकसभा और मंत्री की परिषद। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह है हमारा राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलकर ही हमारी जो संसद है इसका निर्माण होता है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 79 में किया गया है। तो दोस्तों इस फैक्ट को भी आप याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 46 है। आम चुनावों के बाद एक नई लोकसभा का गठन किया है। इससे पहले सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? ऑप्शन नंबर ए पूर्व अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी है भूतपूर्व प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी राज्यसभा के अध्यक्ष, या फिर ऑप्शन नंबर डी सदन की सबसे वरिष्ठ सदस्य। तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह सदन की सबसे वरिष्ठ सदस्य ही इसकी अध्यक्षता करेंगे। अगला प्रश्न है ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा अब 47 है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लिया जाएगा, मतलब कौन लेता है? ऑप्शन नंबर ए है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा सभापति, ऑप्शन नंबर सी वित्त मंत्री, या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री। तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ही कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, मतलब है या नहीं, इसका निर्णय लेते हैं। और जो लोकसभा का अध्यक्ष का पद है अनुच्छेद 93 में बताया गया है, और जो हमारा धन विधेयक है यह अनुच्छेद 108 में, मतलब सॉरी अनुच्छेद हमारा जो 110 है इसमें तो हमारे धन विधेयक का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 1 से 8 में तो हमारा संयुक्त बैठक का प्रावधान है जिसको हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। तो दोस्तों मतलब कि हमारा जो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय हमारे लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अब प्रश्न नंबर हमारा इसमें 48 है। संविधान के अनुसार प्रावधानों के अनुसार निम्न में से एक को समाप्त कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए विधानसभा, ऑप्शन नंबर बी विधान परिषद, ऑप्शन नंबर सी है हमारा राज्यसभा, या फिर ऑप्शन नंबर डी लोकसभा। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह है विधान परिषद, मतलब कि कोई राज्य चाहे तो विधान परिषद रख सकता है या फिर नहीं भी रख सकता है। तो दोस्तों इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि विधानसभा रखना जरूरी है, कई राज्यों में है और कई राज्य में नहीं है। विधानसभा का वर्णन अनुच्छेद 170 में किया गया है। हमारा जो विधान परिषद है इसका उल्लेख अनुच्छेद 169 में किया गया है, राज्यसभा का अनुच्छेद 80 में, और साथ ही साथ में जो लोकसभा है इसका वर्णन अनुच्छेद 81 में किया गया है। और दोस्तों वर्तमान में केवल हमारा जो ये विधान परिषद है यह केवल 6 राज्यों में ही है, जिसमें कि हमारा पहला है यूपी, फिर है हमारा बिहार, फिर उसके बाद है महाराष्ट्र, और दोस्तों इसके बाद है हमारा कर्नाटक राज्य, फिर है आंध्र प्रदेश, और फिर इसके बाद इसका जो पड़ोसी राज्य है वह है तेलंगाना। तो दोस्तों इन 6 राज्यों में वर्तमान में विधान परिषद है वर्तमान में, मतलब कि अभी भी चल रही है। और दोस्तों यह केवल 6 ही राज्यों अस्तित्व में है, इनके अलावा और किसी राज्य में इसका अस्तित्व नहीं है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर हमारा 49 है। संसद के एक सदस्य ने पूछा तारांकित जो सवाल है वह मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए एक प्रश्न के लिखित जवाब में, ऑप्शन नंबर बी एक मौखिक जवाब में, ऑप्शन नंबर सी 0 घंटे में जवाब, या फिर ऑप्शन नंबर डी कोई जवाब नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा एक मौखिक जवाब, मतलब कि कोई भी जो लोकसभा में मतलब कि चाहे वो लोकसभा के नेता हों या फिर कोई भी मंत्री हो, वह अगर कोई भी तारांकित प्रश्न पूछते हैं तो उसका जवाब केवल मौखिक रूप से ही मिलेगा, ना तो इसका कोई लिखित जवाब मिलेगा, ना ही जो मतलब कोई जवाब ही दिया जाएगा। मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो तारांकित प्रश्न पूछ लिया तो उसका जवाब नहीं मिलेगा, मतलब जवाब मिलेगा। और 0 घंटे में भी इसका जवाब नहीं दिया जाएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर बी मौखिक में, मतलब कि बोल के ही उसका जवाब दे दिया जाएगा। और दोस्तों
आज की वीडियो का यह हमारा अंतिम प्रश्न है। प्रश्न नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन संसद के संकल्प के बिना हटाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए, एक राज्य के गवर्नर। ऑप्शन नंबर बी, सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी है एक उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश। या फिर ऑप्शन नंबर डी, मुख्य चुनाव आयुक्त। तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा एक राज्य के गवर्नर, मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं राज्यपाल को, मतलब कि जो राज्यपाल का पद है ये अनुच्छेद 153 बताया गया है, और अनुच्छेद जो 155 है इसमें राज्यपाल के पद का चुनाव का वर्णन किया गया है। और जो ये राज्यपाल हैं ये एक से अधिक राज्य के भी हो सकते हैं। ये हमारा जो 7वां संविधान संशोधन वर्ष 1956 में किया गया था, इसके माध्यम से बताया गया है। तो दोस्तों ये हमारे कुछ फैक्ट थे राज्यपाल के बारे में। और एक और फैक्ट है कि जो हमारे राज्य के ये राज्यपाल होते हैं यह केवल इनको राष्ट्रपति हटा सकते हैं, मतलब कि जो ये गवर्नर होते हैं ये हमारे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण कर सकते हैं। जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक इनको पद पर रख सकता है, और इनके जो हमारे गवर्नर मतलब कि राज्यपाल है इनको हटाने की प्रक्रिया संविधान में वर्णित नहीं है। तो दोस्तों ये जो गवर्नर है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करते हैं, और गवर्नर का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आप इस क्लास को ज़रूर करिए, और आज का अपना प्रैक्टिस सेट नंबर जो हमारा ये 9th था, तो इसमें अपना स्कोर भी ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप PDF फाइल के लिंक में को क्लिक करके भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट में इतना ही। आशा करते हैं आपका यह प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छा गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो प्रैक्टिस सेट को लाइक, शेयर, और अपने चैनल स्टडी फॉर जो एनालिसिस है ये हमारे चैनल का नाम है, इसको आप सब्सक्राइब भी करिए। और आप सभी दोस्तों का थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।